हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे नीट 1 ईयर रिवीजन का जो हमारा कोर्स चालू है उसमें नया टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आपको ये देखकर पता ही चला है, मुझे मालूम है, बट आप देखो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में जितना दिया है, एनसीईआरटी ने दिया है, मैं ना नहीं बोलता, बट थोड़ा सा हम लोग ना उसको लाइक साइकिल साइकिल नहीं, ये पाथवे है एक्चुअली, उसके बारे में हम देखो। सो लेट्स बिगिन विद दिस। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस। द टर्म इटसेल्फ टेल्स यू अबाउट द मीनिंग। ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज एंड लिसिस का मतलब है स्प्लिटिंग या लाइसिस। हाँ, तो ग्लूकोज का स्प्लिटिंग हम लोगों ने, आप लोगों को याद होगा, फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने देखा है प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस द ग्लूकोज, उसको सुक्रोज स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं, लाइक ना नहीं बोलता मैं, बट उसको अल्टीमेटली वो ग्लूकोज के फॉर्म में। सिमिलरली फॉर द ऑल एनिमल्स आल्सो दे यूटिलाइज दिस ग्लूकोज बाय द पाथवे ग्लाइकोलिसिस। चलो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग इट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। अगर आप लोगों को एक बार ये आ गया ना तो पूरे लाइफ टाइम के लिए आ जाएगा, आप उसको डरने की जरूरत नहीं है आपको। चलो, the term glycolysis has originated from the Greek word glykos, that is like glucose or the sugar, and lysis is splitting. The scheme of glycolysis was given by Gustav Embeden, Otto Merhoff, and J. Parnes. Thus, it is also often referred as EMP pathway। इसको हम लोग और एक नाम है, याद रखना, इसको ये बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों को, या अकॉर्डिंग टू EMP pathway ऐसे करके क्वेश्चन आता है। EMP, Embeden, Merhoff, Parnes। हाँ, इन anaerobic organism it is only process in the respiration। देखो इसको ना लाइक मैं हाईलाइट या इसको करवा कर रखता हूँ, क्यों? क्योंकि आपको जैसे मैं अगला टॉपिक लेकर आऊंगा तो ये रियलाइज हो जाएगा सॉरी। इन अनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में उनमें इतना ही है क्योंकि वो अनएरोबिक है। किसमें? ओनली इन द अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, सब में नहीं बोल रहे हम लोग। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, ये भी देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होता है। क्यों? क्योंकि जब हम अगले वाले पाथवे देखने वाले तब हम उसका लोकेशन भी मेंशन करने वाले हैं, वहां पे लोकेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, दैट इज साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगोस पार्शियल ऑक्सीडेशन। करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में ही आता है। ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज अंडरगोस कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। अभी कल परसों कोई मुझे डाउट पूछने के लिए आया था कि ये सर लाइक कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्या? नहीं, इट इज पार्शियल ऑक्सीडेशन है। लाइन है हमारी एनसीईआरटी की, देख लो वापस एक बार। छोटी छोटी चीजें बहुत बार आप भूल जाते हो। टू फॉर्म द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो मैं लाइक मोटा मोटा ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ग्लूकोज, देखो मैं बहुत ही रफ लिख रहा हूं। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ pyruvic acid by process called as glycolysis और ग्लाइकोलिसिस से। हाँ, अब ये प्रोसेस क्या होती है हम स्टेप बाय स्टेप देखना शुरू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जाते जाते देखते हैं। इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम द सुक्रोज व्हिच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज बाय इनटू द फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। ये एंजाइम का नाम याद रखना बच्चों, इन्वर्टेज है। लाइक इन्वर्टेज नाम का एंजाइम है जो सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट करे। हम लोगों को मालूम है ग्लूकोज इज सुक्रोज इज द डाइसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सुक्रोज इज द डाइसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है। चलो हम एक एक देखते। लाइक वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस ओवरऑल 10 स्टेप रिएक्शन है। उसमें से कुछ स्टेप्स को हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज एंड कुछ स्टेप्स को हम बुलाते हैं पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी तो मैं सिखाते वक्त भी आप पूरा भी लिख लो एक के साथ एक, तब भी कोई दिक्कत नहीं, पर आपको दिखने में भी अच्छा लगे इसलिए मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। ग्लाइकोलिसिस प्रिपरेटरी फेज फर्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द पे ऑफ फेज। तो पहले हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस के प्रिपरेटरी फेज।
अब मैं बाजू में जो लिखने वाला हूं ना, ये सारी प्रिपरेटरी फेज है। आप प्रिपरेटरी क्यों बुलाते हैं? बिकॉज यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होती कहीं पे भी। हाँ, ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस देयर इज नो रिलीज ऑफ एनर्जी, इसलिए इसको ये प्रिपेयर होती है, इसलिए हम लोग इसको प्रिपरेटरी फेज बुलाते हैं। तो पहला आएगा, बट ऑब्वियसली अपना कौन आएगा? ग्लूकोज आएगा। बट ऑब्वियसली ये क्या आना चाहिए? ग्लूकोज। अब आप सब लोगों को मालूम है ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है। अब जब तक 6 कार्बन है तब तक मैं बाजू में नहीं लिखूंगा, तब तक वो 6 ये समझ लो। जैसे ही कार्बन नंबर चेंज होगा, ये हम लोगों को समझना जरूरी है बच्चों, क्योंकि लाइक टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस। हाँ, लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज को विद द हेल्प ऑफ वन इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज, मैं एंजाइम अलग कलर से लिख देता हूं यहाँ पे, हेक्सोकाइनेज, एंड इसके लिए को फैक्टर चाहिए मैग्नीशियम आयंस। हाँ, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेस दिस ग्लूकोज एज वेल एज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज लगेगी, दैट इज एटीपी टू एडीपी। मैं सिर्फ एडीपी लिखता हूँ, एडीपी प्लस पीआई भी होता है, पर जगह बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एडीपी एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मैं फॉस्फेट को PO4 लिख देता हूं, आप फॉस्फेट भी बुला सकते हो। हाँ, एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज, ये कलर दिखेगा शायद आप लोगों को, फॉस्फोराइलेशन। इसको क्या बुलाएंगे हम? फॉस्फोराइलेशन। ऐसे लिख दूं, समझ में आता है आप लोगों को? फॉस्फोराइलेशन। हाँ, देखो मैंने बहुत सारी चीजें लिखी है पहले स्टेप में। मैंने पहला सबस्ट्रेट लिखा ग्लूकोज विच हैज 6 कार्बन, उसका प्रोडक्ट लिखा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसके लिए एटीपी टू एडीपी मतलब एक एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम हुआ, हेक्सोकाइनेज एंजाइम लगा। इस हेक्सोकाइनेज का ये कोफैक्टर है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए बताया है मैंने। सबका जरूरी नहीं है, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे मैं बताने वाला नहीं हूं। तो ये इट विल कम इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब देखो, दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट will get converted into the fructose 6 phosphate. Fructose 6 phosphate, and ये इसके लिए जो एंजाइम यूज होगा दैट इज, मैं जेनेरिकली लिख देता हूं, ये लाइक फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज नाम का एंजाइम है, पर मैं सिर्फ आइसोमरेज लिख रहा हूं। ये आइसोमराइजेशन की रिएक्शन है, सिर्फ आइसोमरेज लिखा है मैंने, बहुत स्पेसिफिकली नहीं लिखा है, इतना जरूरी नहीं है मैंने, इसलिए सिर्फ आपको ये आइसोमरेज नाम का एंजाइम है इतना पता हो। एंड इस प्रोसेस को बुलाएंगे हम, बट ऑब्वियसली आइसोमराइजेशन। ये प्रोसेस हो जाएगी आइसोमराइजेशन की, बट ऑब्वियसली ना। हाँ, आप देखो इस फ्रक्टोज को, फ्रक्टोज विल गेट कन्वर्टेड इनटू द, आप लोगों को दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, फ्रक्टोज 616 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब देखो 2023 के नीट में क्वेश्चन आया था, फ्रक्टोज 16 डाइफॉस्फेट। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने फोटोसिंथेसिस के एक लेक्चर में बिस और डाई का डिफरेंस बताया हुआ है, आप जाकर देख लेना, ये दोनों अलग चीजें हैं, आप लोगों को ये समझ में आना जरूरी है। हाँ, यहाँ पे भी देखो, अब और एक फॉस्फेट ग्रुप आया ना, तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे किस चीज का कंजम्पशन होगा? एटीपी टू एडीपी, बट ऑब्वियसली, एंड अब देखो एटीपी एंड एडीपी का कंजम्पशन है, तो बट ऑब्वियसली एंजाइम कौन सा होगा? बट ऑब्वियसली काइनेज। मैं इसको वापस एब्रीवेट कर रहा हूं, लाइक दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है। मैं बता रहा हूं आप लोगों को ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है, बट ये आप काइनेज एंजाइम है, तो बट ऑब्वियसली उसका कोफैक्टर क्या होगा? Mg2 प्लस। एंड बट ऑब्वियसली ये रिएक्शन क्या होगी? वापस फॉस्फोराइलेशन। दिस रिएक्शन इज अगेन फॉस्फोराइलेशन की रिएक्शन है, बराबर है। अब देखो ये फ्रक्टोज 16 बिसफॉस्फेट will get converted into the, most importantly,
2 बाय प्रोडक्ट्स। ये देखो, अब यहां तक तो ये 6 कार्बन वाला है ना सब कुछ, हाँ, बट इट विल गेट कन्वर्टेड स्प्लिट इनटू द 2 कंपाउंड्स, दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसराल्डेहाइड, जिसको हम एब्रीवेट करेंगे PGAL, पागल नहीं, एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको हम एब्रीवेट करेंगे DHAP। ये स्प्लिटिंग के रिएक्शन को जो एंजाइम लगेगा वो है अल्डोलेज, एंड ये रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन, बट ऑब्वियसली इट हैज टू बी द क्लीवेज रिएक्शन। स्प्लिटिंग रिएक्शन भी बुला सकते हैं आप इसको, जिसको मैंने क्लीवेज बोला है, दैट इज स्प्लिटिंग रिएक्शन। अब इसमें ना बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, देखो, हाँ, क्या बताता हूं मैं आप लोगों को। ये जो, सॉरी, ये जो 2 कंपाउंड्स है ना, DHAP एंड PGL, दे आर इंटर कन्वर्टेबल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, सॉरी, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। इसके लिए एक एंजाइम लगता है, दैट इज ट्रायोज फॉस्फेट। में फॉस्फेट को ऐसे ही लिख रहा हूं, पूरा लिखना चाहिए टेक्निकली, बट ठीक है, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। और अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये 6 कार्बन कंपाउंड हैज कन्वर्टेड इनटू 2 3 कार्बन कंपाउंड्स। ये भी 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन है। अब ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है। ग्लाइकोलिसिस में आगे आने वाला जो कंपाउंड है वो ये है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL बन जाते हैं। मतलब DHAP जो कन्वर्ट होता है या बनता है, that will get converted only into the PGAL, because PGAL enters into the further pathway। हाँ, बात समझ में आ गई यहां तक सब लोगों को? कौन कौन से स्टेप्स है, कौन कौन से एंजाइम्स है, ये यहां तक सबको रियलाइज हो चुका है? इजी है, देखो ना, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट टू PGAL प्लस DHAP। अब आपको याद है क्या, हमने जब C3 साइकिल देखी थी तो इसका एग्जैक्टली रिवर्स देखा था, इसीलिए मैंने इसको अलग भी रखा है। आपको कोरिलेट करना था आपके C3 साइकिल से मुझे इसको, इसलिए मैंने इसको अलग रखा है। इतना पाथवे वहां पे अपोजिट डायरेक्शन में, वहां पे देखो ना, the 2 molecules of PGL get converted into fructose 1,6 bisphosphate, fructose 1,6 phosphate to fructose phosphate, fructose 6 phosphate to glucose 6 phosphate, and then ultimately glucose। केल्विन साइकिल का पार्ट है ये, अगर आप भूल गए हो तो। हाँ, नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस का ही दूसरा पार्ट है, जिसको हमने पे ऑफ फेज बोला था। अब मैं जो यहाँ पे लिखने वाला हूँ, पे ऑफ फेज ग्लाइकोलिसिस का ही है। अब देखो हमारे पास पिछले रिएक्शन से क्या आया हुआ है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL। पिछले रिएक्शन से आए ना ये प्रिपरेटरी फेज के, बराबर है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL आए, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बिसफॉस्फोग्लिसरिक, ग्लिसरेट भी बुलाते हैं बहुत बार इसको, ग्लिसरिक एसिड। देखो ये सारे 3 कार्बन वाले कंपाउंड ही है, ये सारे 3 कार्बन वाले कंपाउंड ही है, इसलिए वापस मैंने लिखा नहीं है। इसके लिए जो एंजाइम जरूरी है, दैट एंजाइम इज फॉस्फो, बड़ा बड़ा नाम है उसका, फॉस्फोग्लिसराल्डेहाइड डिहाइड्रोजनेज। ये क्या है, जनेज, ये डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन है। हाँ, तो इसको हम लोग बुलाते हैं ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ NADH, oh sorry, not small, my mistake, NADH to NADH2, एंड इसके हर एक के 2 मॉलिक्यूल्स। अब ये 2, लाइक हम 2 PGL के लिए, एक के लिए एक, ये होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम बुलाते हैं ऑक्सीडेशन
एंड फॉस्फोराइलेशन दोनों हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन ऐसे बुलाते हैं इस स्टेप को। हाँ, अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो मिला है, वहां से हम लोगों को मिलने वाला है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 molecules of 3 phospho एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब देखो यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप थे एक कंपाउंड में, अब यहाँ पे तो सिर्फ एक ही आया, मतलब क्या है इसका? दैट मीन्स इट हैज प्रोड्यूस्ड और इट हैज गिवन 1 phosphate to ADP to form the एटीपी। एडीपी को दिया प्लस आईपी और यहाँ पे आप लोगों को मिल गया एक एटीपी। देखो यहाँ पे एनर्जी, इसीलिए पे ऑफ एनर्जी वापस मिल रही है, इसलिए इसको पे ऑफ फेज बुलाएंगे। और इसके लिए बट ऑब्वियसली एंजाइम कौन सा लगने वाला है? बट ऑब्वियसली इसको एंजाइम लगने वाला है काइनेज। मैं जेनेरिक वापस में बोल रहा हूँ, जेनेरिक नाम दे रहा हूँ इसको काइनेज करके, अदरवाइज इसका लाइक फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज करके हम बुलाते हैं इसको। एंड दिस रिएक्शन वुड बी बट ऑब्वियसली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। हमने फोटो फॉस्फोराइलेशन देखा था ना, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी विदाउट यूजिंग लाइट एनर्जी, हाँ, केमिकल बॉन्ड से। ये देखो ये आगे चला जाएगा, 2 molecules of 2 phosphoglyceric acid। हाँ, ये बन गया 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 से 2 बन गया। सो इसके लिए ये आइसोमराइजेशन हुआ, इसलिए इसमें एंजाइम इन्वॉल्व है, आइसोमरेज। आइसोमरेज या इसको हम लोग बुलाते हैं म्यूटेज। इसको हम बुलाते हैं एक फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज है। मैंने बोल दिया आप लोगों को, मैं म्यूटेज बोल रहा हूँ उसको। मैं एक्सप्लेनेशन में सबको आपको पूरे नाम बता रहा हूँ, अगर आपको चाहे तो आप वहां पे लिख लो। इसके बाद 2 phosphoglyceric acid is getting converted into the PEP। अब आपको ये फुल शॉर्ट फॉर्म अच्छे से मालूम है, इसलिए मैं PEP, 2 molecules of PEP, that is phosphoenol pyruvic acid। और ड्यूरिंग दिस देयर विल बी द लिबरेशन ऑफ 1 molecule फॉर द, और मैं यहाँ पे 2 ही लिख देता हूँ, 2 into water molecule, क्योंकि 2 की बात करें ना। और PEP गेट्स कन्वर्टेड इनटू द अल्टीमेटली पायरुविक एसिड। में थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, यार ये नीचे लिखने दिखाई नहीं देगा। तो ये पायरुविक एसिड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, कि ड्यूरिंग दिस अगेन देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ, बट ऑब्वियसली ये 2 मॉलिक्यूल्स ही है, 2 पायरुविक एसिड है, 2 into पायरुविक एसिड। और यहाँ पे हम लोगों को मिलने वाला है एडीपी से वापस एटीपी, 2 एडीपी से 2 एटीपी मिलने वाले हम लोगों को। एंड यहाँ पे भी जो अपना एंजाइम होगा, आप लोगों को अभी पता है काइनेज करके एंजाइम है। एंड दिस काइनेज एंजाइम विल रिक्वायर कोफैक्टर सच एज Mg2 प्लस आयन। हाँ, और यहाँ पे ऊपर एक एंजाइम बचा है इनोलेज, ये इनोलेज एंजाइम है। हाँ, वापस ये जो स्टेप होगी वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। ये डिहाइड्रेशन स्टेप है, ये आइसोमराइजेशन स्टेप है। दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइकोलिटिक पाथवे, लाइक जहां पे ग्लूकोज का लिसिस होता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे दीज 2 स्टेप्स, कौन कौन सी सबसे 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन सी है? देखो ये एक, यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड पेप टू पायरुविक एसिड, ये वाली रिएक्शन। ये 2 रिएक्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वापस बता रहा हूं, चाहे तो आपके लिए लिख कर ही रखता हूं, आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है ये। तो एक क्वेश्चन आता है, कितनी बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है ग्लाइकोलिसिस में? 2 बार होता है सबस्ट्रेट लेवल फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल।
एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 बार होगा। सो अल्टीमेटली देखो यहाँ पे हमें कितनी एटीपी गेन हुई, यहाँ पे 2, वापस वही है 2 एडीपी से 2 एटीपी बन गए। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स मिले, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स मिले, टोटल 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हुए। बट आपको अगर याद होगा तो यहाँ पे देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी हम लोगों ने ऑलरेडी कंज्यूम भी कर लिए। प्रोसेस ने 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कंज्यूम भी किए और अल्टीमेटली 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस किए। तो हमें नेट गेन कितना हुआ? नेट गेन मैं पूछ रहा हूं बच्चों, नेट गेन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी एटीपी, नेट गेन ऑफ एटीपी पूछ रहा हूं। नेट गेन इज 2 एटीपी। तो ग्लाइकोलिटिक पाथवे में हम लोगों को अल्टीमेटली 2 एटीपी मिलती है, बट ये जो पायरुविक एसिड है वो हम लोगों को मिल जाता है। दिस पायरुविक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर, लाइक इट एंटर्स इनटू द नेक्स्ट प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन में। अनएरोबिक में तो इतना ही होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट एरोबिक में थोड़ा। तो कैन वी राइट द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस? हम ग्लाइकोलिसिस की ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं? ग्लूकोज, बट ऑब्वियसली जो मैंने सबसे इनिशियली बहुत ही जेनेरिक लिखा था, अब थोड़ा सा हम इसको लाइक स्पेसिफिक बनाएंगे। प्लस 2 एटीपी प्लस 4 एडीपी प्लस 2 एनएडी प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडी प्लस। देखो ना, जहां पे हम लोगों का कन्वर्जन हुआ ना, लाइक PgAl213 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वहां पे एक के लिए एक, 2 के लिए 2 एनएडी लगे और वहां से ये आया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड प्लस 2 एडीपी, जो 2 एटीपी बने थे उनसे 2 एडीपी बने, प्लस 4 एटीपी, जो 4 एडीपी थे उनसे 4 एटीपी बने, एंड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2। यहाँ पे हम लोग NADPH2 नहीं बुलाते, यहाँ पे हम NADH2 बुलाते हैं। लाइक बीच में मैं पूरा लिख देता हूँ, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इन साइटोप्लाज्म ये होता है। अगर ये होने के बाद ये हम लोगों को मिल जाता है, तो अल्टीमेटली आप यहां देखोगे तो हमारा नेट गेन है, नेट गेन ऑफ एटीपी इज इक्वल टू 2 है। ये 4 है, पर यहाँ पे 2 ऑलरेडी यूज हुए, तो लेकिन आप बैलेंस कर लोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि हम लोगों को अल्टीमेटली 2 एटीपी गेन होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। एनसीईआरटी वाला पार्ट आप थोड़ा सा आगे जाकर पढ़ लो। एनसीईआरटी ने थोड़ा सा लाइक कम डिटेल में बोलता हूँ, लाइक दिया नहीं है ऐसे नहीं, बट इतने सारे एंजाइम्स, इतने सारे स्टेप्स के नाम, वो कौन सा कंडेंसेशन है, लाइक कौन सा डिहाइड्रेशन है, कौन सा आइसोमराइजेशन है, ये थोड़ा सा कम दिया है। बट मैंने आप लोगों को पूरा सब कुछ दिया हुआ है ताकि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए, आपको करना क्या है ये समझ में आ जाए। तो एक बार ये सब कुछ देख लेना, चाहे तो पूरी एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस देखकर, बिना देखकर लिखने की कोशिश कर लेना। कौन सी लेवल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, कौन सी स्टेज को लाइक आइसोमराइजेशन होता है, कितनी बार आइसोमराइजेशन होता है, कितने बार एटीपी यूज होते हैं, कितने बार एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, ये सारी चीजें लिख लेना। इस पे क्वेश्चंस आएंगे, आते ही है। कैलकुलेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस आएंगे। मैं एंड ऑफ द चैप्टर आप लोगों से ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन करवा कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। हम अगला पार्ट लेकर आएंगे जल्द ही, जिसमें हम क्रेब्स साइकिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहना। थैंक यू वेरी मच।